भारत का विभाजन भी सेटल्ड फैक्ट नहीं है, स्थापित सत्य नहीं है। यदि हम चाहे तो भारत फिर से अखंड हो सकता है, लेकिन अखंड भारत होगा कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? तो अखंड भारत कैसे होगा, ये समझने के लिए भारत खंडित कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी का कारण जाने बगैर इलाज नहीं किया जा सकता। फिर मुस्लिम तुष्टीकरण अपनी हदें पार करने लगा। मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए सब कुछ किया जाने लगा। मोहनदास गांधी भी इस तुष्टीकरण के दलदल में फंस गए। उन्होंने एक जगह बयान भी दे डाला कि नो स्वराज विदाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी हिंदू मुस्लिम एकता के बगैर मुझे स्वराज्य भी स्वीकार नहीं। गांधी जी के ऐसे वक्तव्यों से मुस्लिम तुष्टीकरण की हवा आंधी बन गई। जिन्ना के बारे में कहते हैं कि ये किसी समय राष्ट्रभक्त था। इसने तिलक जी पर जब राजद्रोह का मुकदमा चला तब इसी जिन्ना ने उसे लड़ा था। मुस्लिमों के अलग निर्वाचन मंडल की मांग का भी इसने विरोध किया था और बंग भंग का भी, लेकिन तब इसकी सूद किसी ने नहीं ली। लेकिन जब ये अलगाववादी हुआ तब सब इसका अनुनय करने लगे। तो भारत अखंड हो सकता है, वैसे ही जैसे कश्मीर से धारा 370 हटी, जैसे राम जन्मभूमि पर निर्णय आया और ऐतिहासिक शिक्षा नीति आई, जिसमें असंभव सी लगती मेघालय की शिक्षा पद्धति को लगभग हटा दिया गया। अगस्त की शुरुआत होते ही देश में सभी जगह स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां दिखने लगती है। स्कूल, कोचिंग, कंपनियां, प्रशासन, शासन, छोटे बड़े संगठन सब इसकी तैयारी में लग जाते हैं। डीजे पर आजादी के गीत चलते हैं। बहुत कुछ होता है जिसे हम सब जानते भी हैं और उनमें शरीक भी होते हैं। लेकिन आजादी के उत्सव में एक पीड़ा भी होती है, और वो पीड़ा है भारत माता के टुकड़े होने की, भारत के खंडित होने की। और फिर लगने लगता है कि जब टुकड़े ही हुए हैं तो इसे आजादी कैसे कहा जा सकता है। आजादी तो तब होती जब अंग्रेज यहाँ से जाते, लेकिन भारत के टुकड़े किए बगैर। यदि वो टुकड़े करके गए हैं, इसका मतलब वो अपने मंसूबे में सफल हो गए हैं। सन 1947 में विशाल भारतवर्ष का कहते हैं कि पिछले लगभग 2500 वर्षों में ये 24वां विभाजन था। 1857 में भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था। आज भारत का क्षेत्रफल 33 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी 9 पड़ोसी देशों के नाम पर भारत से 50 लाख वर्ग किलोमीटर धरती हड़प गई। लेकिन ये विभाजन क्यों हुए? क्या विभाजन को रोका जा सकता था? और क्या फिर से भारत अखंड हो सकता है? क्या भारत का प्रबल शत्रु माने जाने वाले पाकिस्तान का भारत में विलय संभव है? क्या अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार और श्रीलंका, इनके भारत में मिलने की कोई संभावना है? आज के वीडियो में तथ्यों और तर्कों से यही जानेंगे। बहुत से दर्शकों को लग रहा होगा कि अखंड भारत की बात बेसिर पैर की है। हो सकता है कि आप भी यही सोच रहे होंगे कि देश के टुकड़े तो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अब हो गए हैं तो क्या करें। अब अखंड भारत का निर्माण संभव थोड़े है। इसलिए जिस पॉइंट पर सबसे आखिर में आना था उसे सबसे पहले सुनिए। क्या अखंड भारत संभव है? तो संभव है। क्यों है, जानिए। क्योंकि भारत का विभाजन स्थापित सत्य नहीं है। यदि भारत खंडित हो सकता है तो फिर से अखंडित भी हो सकता है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि विभाजन ही नियति है, स्थापित सत्य है, सेटल्ड फैक्ट है, इसे कोई नहीं बदल सकता, तो इन कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को सुनिए। 5 अगस्त 2019 की सुबह तक कोई भी यह नहीं समझ सकता था कि जम्मू कश्मीर से आज अनुच्छेद 370 को हटा दिया जाएगा, किंतु सबने देखा कि सूरज चढ़ते चढ़ते कश्मीर से 370 की विदाई हो चुकी थी। देश के बहुत से लोगों को लगता था कि 370 का जम्मू कश्मीर में होना एक स्थापित सत्य है, सेटल्ड फैक्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। 9 नवंबर 2019 अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद के फैसले का दिन। कईयों को लगता था कि आज भी कोई फैसला नहीं आएगा, बस तारीख आगे बढ़ा दी जाएगी, किंतु उस दिन जो फैसला आया वह ऐतिहासिक था। सबको लगता था कि एक पक्ष को जमीन देने पर भारत में भीषण दंगे हो जाएंगे, नरसंहार होगा, लेकिन हम सब ने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पहले तक कई लोग कह रहे थे कि यह विवाद शाश्वत है, कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हम सब देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है। हाल ही की कुछ घटनाओं के अलावा दुनिया की भी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं सुनिए, जिन घटनाओं के बारे में लगता था कि स्थापित सत्य हैं, इन्हें कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आज बदल चुकी है। सबसे बड़ा उदाहरण इजराइल का है। वहां के नागरिक अपने देश से भगाए गए, सैकड़ों वर्षों तक दुनिया भर में भटके, शरणार्थी बने, पर जब सब आपस में मिलते तो एक ही बात करते कि हमें अपने वतन को आजाद कराना है और ऐसा बनाना है कि फिर कोई इसे गुलाम ना बना सके।
उन्हें नहीं पता था कि वे ये कैसे करेंगे, किंतु स्वदेश की स्वतंत्रता की तड़प और पीड़ा ने उनसे ये करवा दिया। और आज इजराइल इतनी बड़ी शक्ति है कि उसे गुलाम बनाने की भी दुनिया का कोई देश नहीं सोच सकता। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत की आजादी भी असंभव लगने लगी थी, क्योंकि इसके बाद अंग्रेज और सतर्क हो गए थे, उनके अत्याचार और बढ़ गए थे। फिर भी भारत को 1947 में अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। और भारत विभाजन के कुछ साल पहले तक कोई नहीं सोच सकता था कि भारत के टुकड़े भी हो सकते हैं। नेहरू ने तो विभाजन की बात को विलक्षण मूर्खता यानी फैंटास्टिक नॉनसेंस कहा था, और यह भी कहा था कि जो लोग विभाजन की बात करते हैं वे लोग मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं। लेकिन हमने देखा कि असंभव सा लगने वाला विभाजन भी संभव हुआ। 1970 से पहले कोई बांग्लादेश के बारे में नहीं सोच सकता था, लेकिन 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आ गया। ऐसे अगणित उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है जिसमें असंभव घटना संभव हुई है। इसलिए भारत का विभाजन भी सेटल्ड फैक्ट नहीं है, स्थापित सत्य नहीं है। यदि हम चाहे तो भारत फिर से अखंड हो सकता है, लेकिन अखंड भारत होगा कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? तो अखंड भारत कैसे होगा, ये समझने के लिए भारत खंडित कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी का कारण जाने बगैर इलाज नहीं किया जा सकता। तो भारत के खंडित होने की कुछ बड़े कारणों, ऐतिहासिक भूलों को समझिए। सबसे बड़ा कारण, तत्कालीन नेतृत्व के मन में अंग्रेज इस बात को बिठाने में सक्षम रहे कि भारत कोई प्राचीन राष्ट्र नहीं है, यहाँ तो लोग आते गए और बनता गया। यही बातें तत्कालीन नेताओं के भाषणों में भी फिर सुनाई देने लगी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने तो अपनी पुस्तक का नाम ही अ नेशन इन मेकिंग रख दिया। नेहरू भी इसमें फंस गए और उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम भारत एक खोज रख दिया। उसके बाद हमारे देश के नेतृत्व के मन में अंग्रेज ये झूठ बिठाने में भी सफल रहे कि भारत मिली जुली संस्कृति का देश है, और जिस तरह हम अंग्रेज यहाँ आक्रमण करके आए उसी तरह आर्य भी आक्रमण करके यहाँ आए और बस गए। यहाँ वे आर्य हिंदुओं को कह रहे थे। दुर्भाग्य से तिलक और नेहरू जैसे नेता भी झूठ को सच मान बैठे। हालांकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसका खूब विरोध किया था। पहले स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम भी बराबर का भाग लेते थे, उनका अलग से आवाहन नहीं करना पड़ता था। यहाँ तक कि राष्ट्र जागरण के लिए तिलक जी ने जो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की परंपरा शुरू की थी, उसमें भी बड़ी संख्या में मुस्लिम आते थे। लेकिन 1905 में बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश, बंग भंग की साजिश रचने वाला लॉर्ड कर्जन रिटायर हुआ, उसकी जगह मिंटो लॉर्ड वायसराय बना। बंगाल के विभाजन की योजना पर पूरे देश में इसके विरोध में आंदोलन हुए। हिंदू मुस्लिम सभी इस आंदोलन में हिस्सेदार थे। सब जानते थे कि बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ है, इसलिए अंग्रेज इसे अलग करना चाह रहे हैं। मिंटो इस विरोध से परेशान हो उठा। उसने अपने मित्र मोरले को एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि भारत में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक एकता बढ़ती जा रही है और वैमनस्य खत्म हो रहा है, जो हमारे लिए यानी अंग्रेजों के लिए खतरनाक है। इसके बाद अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करने की ठानी। मुस्लिमों को राष्ट्रभक्ति की धारा से दूर किया जाने लगा। धीरे धीरे मुस्लिम नेताओं की बातों को अलग से सुना जाने लगा और उन्हें ज्यादा भाव दिया गया, और उन्हें संतुष्ट करने के चक्कर में नेता लोग ऐसा फंसे कि उन्हें देश हित का भी ध्यान नहीं रहा, और फिर बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसी मुस्लिम लीग के माध्यम से अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को और बढ़ाया। अंग्रेजों की प्रेरणा से मुस्लिम लीग ने लाल इश्तिहार नाम से पर्चे बांटे, जिसमें हिंदुओं के विरुद्ध भयानक जहर उगला गया था। इसके कारण देश के कई हिस्सों में हिंदू विरोधी दंगे मुस्लिमों ने किए। एक समय मुस्लिम बंग भंग का विरोध करते थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया। जब 1911 में अंग्रेजों ने बंग भंग का प्रस्ताव वापस ले लिया, तो लीग के संस्थापक सलीमुल्लाह को इतना गहरा सदमा लगा कि उसने राजनीतिक संन्यास लिया। जो मुस्लिम उत्साह से गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाते थे, उन्हें अंग्रेज और मुस्लिम लीग ने भड़काया कि इस्लाम में मूर्ति पूजा निषेध है, और मुस्लिम इस षड्यंत्र में फंसने लगे। जबकि उन उत्सवों को तिलक ने राष्ट्र जागरण के लिए शुरू किया था। आर्य समाजी भी मूर्ति पूजा नहीं करते, किंतु वे इन राष्ट्रीय जागरण के उत्सवों में सदा आते थे। फिर मुस्लिम तुष्टीकरण अपनी हदें पार करने लगा। मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए सब कुछ किया जाने लगा। मोहनदास गांधी भी इस तुष्टीकरण के दलदल में फंस गए। उन्होंने एक जगह बयान भी दे डाला कि नो स्वराज विदाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी।
यानी हिंदू मुस्लिम एकता के बगैर मुझे स्वराज्य भी स्वीकार नहीं। गांधी जी के ऐसे वक्तव्यों से मुस्लिम तुष्टीकरण की हवा आंधी बन गई और मुस्लिम लीग जैसी देश विरोधी संस्थाओं के हौसले बढ़ने लगे। तत्कालीन नेतृत्व उस दलदल में बुरी तरह फंसने लगा। कांग्रेस ने मुस्लिमों को संतुष्ट रखने के लिए कई प्रयोग किए। इसमें मुस्लिम लीग के साथ 1916 में लखनऊ अधिवेशन तक कर दिया। फिर खिलाफत आंदोलन, जिसका भारत से कोई संबंध नहीं था, उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण में तत्कालीन नेतृत्व उतर गया और इसी तुष्टीकरण के चलते भारत के उन मान बिंदुओं से भी समझौते किए गए जिनसे किसी कीमत में नहीं किए जाने थे और जिनसे समझौते करने का कारण भारत विभाजन का कारण बना। सबसे पहला समझौता वंदे मातरम के साथ, जिस वंदे मातरम को गाते हुए उस समय क्रांतिकारी फांसी के फंदे चूम रहे थे, जिस वंदे मातरम को सुनकर अंग्रेजी सत्ता थर्रा रही थी। जब उसी वंदे मातरम का गायन प्रसिद्ध गायक पलुस्कर कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में कर रहे थे, तब जिन्ना ने उनको यह कहकर रोक दिया कि वंदे मातरम में मूर्ति पूजा है और यह इस्लाम में निषेध है, इसलिए इसका गायन नहीं होना चाहिए। तुष्टीकरण के दलदल में फंसे किसी नेता ने तब जिन्ना का विरोध नहीं किया। बाद में 1937 में एक वंदे मातरम समिति बनाई गई, यह देखने के लिए कि वंदे मातरम का कौन सा हिस्सा मुस्लिमों के लिए आपत्तिजनक है, और बाद में निर्णय आया जिसमें वंदे मातरम के शुरुआती 2 पदों के अलावा सब कुछ हटा दिया गया। ऐसा ही देश की राष्ट्रीय ध्वज के साथ हुआ। फ्लैग कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसमें भगवा रंग के ध्वज पर चरखा था। इसमें सरदार पटेल, नेहरू, मास्टर तारा सिंह जैसे लोग इस कमेटी में थे। उन्होंने कहा कि भगवा रंग को देखकर सभी के मन में शौर्य और उत्साह आता है, इससे मुस्लिमों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, उनका भी इतिहास उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन मोहनदास गांधी जी ने तुष्टीकरण के कारण मना कर दिया। देश में मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए हिंदी का प्रयोग कम किया जाने लगा। इससे ऐसे अखबार निकाले गए जिनमें उर्दू अधिक थी। गो हत्या पर भी मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण रोक नहीं लगाई गई और शिवाजी, राणा प्रताप जैसे महापुरुषों के महत्व को भी कम किया जाने लगा। इसकी हद तब हो गई जब 1934 के नागपुर हिंदी सम्मेलन में कवि भूषण की रचना शिवा बावनी को सांप्रदायिक घोषित करते हुए उसके कुछ पदों को हटवा दिया। ऐसे अगणित मान बिंदुओं पर समझौते हुए जिससे हिंदुओं की आस्था कमजोर होती गई और मुस्लिम कट्टरपंथियों का अलगाव बढ़ता ही गया। ऐसी ऐतिहासिक भूलों से इतिहास भरा पड़ा है जो भारत विभाजन का कारण बनी। इसमें एक बड़ा कारण यह भी था कि राष्ट्र भक्तों की उपेक्षा की गई और अलगाववादियों का अनुनय किया गया। सबसे बड़ा उदाहरण जिन्ना का है। जिन्ना के बारे में कहते हैं कि ये किसी समय राष्ट्रभक्त था। इसने तिलक जी पर जब राजद्रोह का मुकदमा चला तब इसी जिन्ना ने उसे लड़ा था। मुस्लिमों के अलग निर्वाचन मंडल की मांग का भी इसने विरोध किया था और बंग भंग का भी, लेकिन तब इसकी सूद किसी ने नहीं ली। लेकिन जब ये अलगाववादी हुआ तब सब इसका अनुनय करने लगे और इन्हीं सब ऐतिहासिक भूलों ने भारत का विभाजन करवा दिया। अंग्रेजों ने तत्कालीन नेतृत्व के मन में यह डर भर दिया कि यदि मुस्लिमों को पाकिस्तान नहीं दिया गया तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा और भीषण रक्तपात होगा। लेकिन सोचिए क्या विभाजन के समय जो रक्तपात हुआ उससे अधिक रक्तपात और क्या होता। पाकिस्तान से लाशों से भरी रेलगाड़ियां और रिफ्यूजी कैंप की दर्दनाक घटनाएं सब जानते हैं। और क्या देश के टुकड़े होने से बचाने के लिए गृह युद्ध सहन नहीं किया जा सकता था? अमेरिका ने गृह युद्ध सहन किया है। ऐसा भी नहीं है कि बिना विभाजन के अंग्रेज भारत नहीं छोड़ते। वे तो 1857 की महान क्रांति के समय ही समझ चुके थे कि अब वे भारत में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। इसलिए विभाजन का कारण यह भी नहीं है। जो तत्कालीन बड़े बड़े नेता छोटी छोटी बातों पर आंदोलन अनशन पर बैठ जाते थे, वे विभाजन को कैसे सहन कर गए, इसका भी कोई उत्तर नहीं है। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और समय बहुत कम है, इसलिए भारत यदि खंडित हो सकता है तो फिर अखंडित भी हो सकता है, इतना ध्यान रखिए। केवल उन ऐतिहासिक गलतियों पर से थोड़ा सा ध्यान दे ले तो। और अखंड भारत का मतलब यह भी हो सकता है कि हम अपनी सांस्कृतिक एकता के कारण एक हो जाए। जैसे प्रधानमंत्री बांग्लादेश में जाकर, बांग्लादेश जो एक प्रो इस्लामिक देश माना जाता है, वहां जाकर ढाकेश्वरी शक्तिपीठ की पूजन करते हैं। यही तो सांस्कृतिक एकता है, सांस्कृतिक अखंडता है। तो भारत अखंड हो सकता है। वैसे ही जैसे कश्मीर से धारा 370 हटी, जैसे राम जन्मभूमि पर निर्णय आया और ऐतिहासिक शिक्षा नीति आई जिसमें असंभव सी लगती मेघालय की शिक्षा पद्धति को लगभग हटा दिया गया, तो पीड़ा और जागरण से अखंड भारत फिर बनेगा। बस हर मन में विभाजन की पीड़ा होनी चाहिए और उसके लिए लोगों का जागरण करना चाहिए।
आज बहुत से संगठन इस जागरण कार्यों में लगे हुए हैं, जो लोगों का जागरण कर रहे हैं। उन्हें साधुवाद। महर्षि अरविंद के आश्रम की तरह सभी जगह यदि अखंड भारत की पूजा होने लगे तो सबके मन में अखंडता का भाव आएगा। जाते जाते जानिए इतिहास पुरुषों ने विभाजन और अखंड भारत पर क्या कहा है। धन्यवाद।